गुड मॉर्निंग एवरी। कैसे हो आप सभी? फटाफट सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सभी स्टूडेंट कैसे हैं। गुड मॉर्निंग भाई सभी। मॉर्निंग। एक बार सभी बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, ये बताएंगे पहले। देखिए, अभी कुछ चीज़ नई शुरू करते हैं ना, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ होती ही होती है। एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? प्रॉब्लम आती है। बताइए भाई। बताइए भाई, एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक्चुअली कोई चीज़ नई शुरू करते हैं, उसमें छोटी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो अभी ये घर पे पूरा सेटअप किया गया है, जैसे पढ़ सकते। कल भी आप लोगों की क्लास इसी वजह से नहीं हो पाई थी। क्लियर है सब? ठीक है। चलो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ठीक है भाई, देखिए क्या एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कल आप लोगों की क्लास क्यों नहीं हो पाई थी, पहले कल की क्लास की बात कर लेते हैं। अभी हम जो क्लास ले रहे थे वो, जब अभी हमने अपने घर पे सेटअप तैयार किया है छोटा सा, आपको भी वीडियो बना के बात करते हैं, आती रहती। अभी तो क्लास थोड़ा सा अभी शुरू होने में टाइम लग जाता है, छोटी मोटी गलतियाँ रहती हैं। अब चीज़ें रनिंग में आ जाएंगी तो कल से आप लोगों की क्लास प्रॉपर चलेगी। अभी आज हमारी क्लास है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक हम कर चुके थे। टाइम को वेस्ट ना करते हुए तो आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर थे हम। 5 कॉन्सेप्ट्स कर चुके थे, कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर थे। कॉन्सेप्ट नंबर 6 हमारा है, उसमें आप लोगों को बारे में बताया था। एक बार दोबारा से आगे जो एग्जाम्पल हमें जानना बहुत है, है पर सभी ऑडियो में क्या प्रॉब्लम है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस प्रॉब्लम हो। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर है? वॉइस वॉइस क्लियर है? बताइएगा। अब बताइए भाई, अब ठीक आनी चाहिए आवाज़। अब एक बार बताइएगा कि अब ठीक है। ठीक है आवाज़? अब ठीक आ रही है? चलो चलो, ठीक है। ठीक है, अब सही आ रही है।
बोला अभी बाद में, शाम को आ जाए। ठीक है, चलो अब क्लियर है, सब कुछ सही है, ओके। देखिए हमने कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक कर लिया था, 5 कॉन्सेप्ट्स हमारे पूरे हो गए थे। अब हमें जो स्टार्ट करना है वो कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया था। कॉन्सेप्ट नंबर 6 की आपने सारी की सारी वर्ब्स भी नोट कर ली थी कि कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, है ना, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे। तो सम वर्ब्स डू नॉट टेक आईएनजी फॉर्म, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं, डू नॉट टेक आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म अपने साथ नहीं लेती हैं, ठीक है। और हेंस दे कैन नॉट कम इन कॉन्टिन्यूस टेंस, डेफिनेट सी बात है कि वो अगर अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं तो हम उनको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते, है ना। हम उनको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते बिकॉज दे डू नॉट टेक आईएनजी फॉर्म। रीजन भी बताया था आपको, ठीक है, कि क्यों इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये सारी वर्ब एक्शन नहीं करती। वही प्यार करना, नफरत करना, महसूस करना, देखना, है ना, ये सब चीजें आपकी एक्शन में नहीं आती, तो इसलिए जब ये एक्शन नहीं करती कुछ तो इसलिए हम इनके साथ आईएनजी भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी वर्ब्स आपने यहाँ पे नोट की थी, जैसे हमने वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन वाली जितनी भी वर्ब्स होती हैं, सी, फील, हेयर, टेस्ट, नोटिस, स्मेल, रिकॉल, प्रेफर, प्लीज, रिकॉग्नाइज, इन सबको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है, ये सारी की सारी लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, और ये सारी की सारी वर्ब्स भी आपने नोट कर ली थी। आई होप कि लास्ट क्लास तक आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब स्पेशल टाइम तो इसको नहीं मिलेगा नोट करने के लिए, क्योंकि ये आपके पास लास्ट क्लास में पूरा यहाँ तक मैंने बोला था कि सारी वर्ब्स को नोट कर लो। अब हम सीधा एग्जाम्पल्स पे आएंगे, तो आपके सामने एग्जाम्पल्स है जिनसे हम प्रैक्टिस करनी है। तो पहला जो एग्जाम्पल है, ऑल द लगेज इज बिलोंगिंग टू मी, वही वो कह रहा है कि जितना भी लगेज है ना, लगेज क्या मतलब जितना भी सामान है, सबसे चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये याद रखिएगा, वो मैं अभी आपको नाउन में पढ़ाऊंगी, ठीक है। लगेज जो होता है ना, इसका हम लगेजेस नहीं कर सकते, ठीक है, लगेज का लगेजेस आपको नहीं करना है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कभी भी आपको एस नहीं लगाना होता, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लगेज का लगेज ही रहेगा, लगेजेस नहीं होगा, चलो वो तो ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि लगेज का मतलब ही होता है कि पूरा बोरिया बोरिया बिस्तर, जितना भी सामान होता है ना सारा, उसको हम लगेज कहते हैं। तो ऑल द लगेज इज बिलोंगिंग, यहाँ पे इज बिलोंगिंग, बिलोंग एक ऐसी वर्ब है जिसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ये थोड़ी कहोगे सारा सामान मुझसे बिलोंग कर रहा है, नहीं ना भाई, ये सामान मेरा है, मुझसे बिलोंग करता है। तो बिलोंग कौन सी वर्ब है, जो पोजीशन दिखाती है, वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन, तो ऐसी वर्ब्स होती हैं जो पोजीशन दिखाती हैं, उनके साथ भी हम आईएनजी नहीं लगाते, जैसे हैव हो गया, ऑन हो गया, बिलोंग हो गया, पजेस, कंप्राइज, कंसिस्ट, इनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, क्योंकि ये सारी पजेस करने वाली वर्ब होती हैं, ठीक है, क्लियर है। अभी मैंने आप लोगों को सारी प्रॉब्लम्स बताई, मैंने बताया क्लास लेट क्यों हुई है, क्योंकि अब जब हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, और चीज़ों को सेट होने में टाइम लगता है। आप भी जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो शुरू शुरू में समझ नहीं आएगा कितने रजिस्टर्स बनाने हैं, है ना, किस तरीके से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे सब चीज़ समझ आने लग जाती है कि अच्छा मेरा टारगेट ये है, मुझे ये करना है। तो इसी तरीके से आप लोगों को बताया था ना कि अब हम होम स्टूडियो रेडी करने वाले हैं, तो अभी आप लोगों का कल कल ही परसों आपका स्टूडियो रेडी हो गया था, कल भी क्लास इसीलिए नहीं हो पाई थी, जैसे ही हमने पहली क्लास आपकी होती है, जैसे ही हमने क्लास लगाई तो उसमें यही इशू आया, टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि नहीं चल पाया, कुछ कुछ चीज़ें थी जो सही करनी थी। आज उन चीज़ों को सुधारा गया, तो आज साउंड की प्रॉब्लम है ना, ये सब चीज़ों की वजह से क्लास फिर से थोड़ा सा लेट होगी, बट अब सब चीज़ें ट्रैक पे हैं, तो उम्मीद है कि कल से आप लोगों की क्लास बिल्कुल सही तरीके से चलेगी, ठीक है। शुरू में थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं, चलिए, ठीक है। तो यहाँ से इस बिलोंगिंग नहीं होगा, ऑल द लगेज बिलोंग्स टू मी। अब यहाँ बात ही आती है मैम बिलोंग्स क्यों लगाया, बिलोंग क्यों नहीं लगाया, एस क्यों लगाया इसमें, क्योंकि लगेज जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर में कंसीडर करते हैं। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जो लगेज है वो कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है, इसलिए हमने वहां पे बिलोंग्स किया, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसीलिए हमने बिलोंग्स किया, क्लियर है, चलिए। वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन, एक्चुअली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट एट ऑल, कह रहे कि वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन, क्या तुम उसको दोबारा एक्सप्लेन करोगे, मुझे प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड समझना, आप ये तो नहीं बोलते ना मैं समझ रहा हूँ,
है ना। मतलब ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप एक्शन कर सके, आ गया तो समझ, ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, है ना। तो अंडरस्टैंड को भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। तो अगर यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हटेगा, आईएनजी हटेगा, तो फिर ये एम नॉट भी हटेगा, क्योंकि इज एम आर के साथ तो आप आईएनजी लगाते हैं। इसलिए मुझे यहाँ से ये पूरा हटाना पड़ेगा, एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में ही लिख दो उसको, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कर दो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ही इज ओइंग अ कार, फिर से वही पोजीशन, भाई मैं, मेरे पास कार है, ये मैं कार रख रहा हूँ, है ना। ये तो नहीं बोलोगे ना, आपके पास कोई चीज है, आपका अधिकार है, आपका पोजीशन है, तो आप उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो ऑन, हैव, बिलोंग, इनमें आईएनजी नहीं लगेगा। तो आप सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, ही ओन्स अ कार। ठीक है, एस लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे ओन्स आ जाएगा। क्लियर है बात सबको इतनी? ठीक है ना भाई। चलिएगा, इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर हम और एग्जाम्पल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसको आप पहले जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कॉपी कीजिएगा, और जैसे ही कॉपी कर लें, गिव मी अ थम्स अप। लिख लिया, चलें आगे। चलिए, वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग। आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग, मीन, पीछे आपने जो वर्ब्स लिखी है आप उसमें देखोगे कि मीन भी लिखा हुआ है। तो जो मीनिंग है, ये आप लोगों का एम नॉट मीनिंग नहीं होगा, प्रेजेंट में ही बनाना है। तो आई डू नॉट मीन, मेरा ये मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, आई डू नॉट मीन एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, मीनिंग नहीं होगा, आई डू नॉट मीन एनीथिंग रॉन्ग। क्लियर है। नितेश कुछ पूछ रहे हैं कि मैम फर्स्ट में इज क्यों नहीं आएगा, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, फर्स्ट में इज क्यों नहीं आएगा? इसीलिए ना, देखो इज एम आर के साथ तो हम आईएनजी लगाते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस थोड़ी ना बनाना है, हमें इंडेफिनिट टेंस बनाना है। भाई अगर आईएनजी हटेगा तो फिर इज भी तो हटेगा ना। पूरा हटाओगे, इज बिलोंगिंग, ऐसे थोड़ी ना लिख दोगे ऑल द लगेज इज बिलोंग्स टू मी। इज बिलोंग्स कौन से टेंस में लगता है बताओ? ठीक है, क्लियर है, इसलिए इसको भी हटाना है यहाँ से। चलो, आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर। आई एम सीइंग अ मैन, देखना, देखना कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, देखना कोई एक्शन नहीं है। सी जो वर्ब है उसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आपको सीइंग तो हटाना ही पड़ेगा, साथ साथ एम भी हटाना पड़ेगा, और इस पूरे की जगह क्या लगेगा जल्दी से बताइए? इस पूरे की जगह क्या लगेगा? अब ये देखो प्रेजेंट का टेंस है, तो प्रेजेंट की वर्ब यूज करो। एम स्टैंडिंग, सॉरी एम सीइंग तो आप नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आप खाली सी लिख दीजिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने इसको बना दिया, आई के बाद आपने सी लगाया। ठीक है, आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर, इस तरीके से आप लोगों का सेंटेंस बन जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये आप लोगों की बेस फॉर्म में ही वर्ब आएगी।
अनुज पूछ रहे कि मैम कोई इंग्लिश की बुक बता दीजिए जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में हो, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके पास, सबके पास आपको एक बुक तो मिलेगी ही मिलेगी, जो आपकी प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये जो केडी कैंपस वाली बुक होती है उसको आप ले लीजिए, बेसिक क्लियर करने के लिए अच्छी बुक है। ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ा उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगा लिए, फिर एक चैप्टर पढ़ के जो भी हमने पढ़ाया उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगा लिए, तो इस तरीके से आपको मदद करेगी ये बुक। तो ठीक है, तो ये बुक अच्छी है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, ही इज सीइंग दिस मूवी, फिर से वही वही चीज है कि ही इज सीइंग दिस मूवी, सीइंग को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी चीज यहाँ पे देखो क्या होती है, आपके पास दो चीजें होती हैं, जैसे इन दोनों एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस है कि यहाँ ये तो कंफर्म है कि इज सीइंग तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। बाकी जब हम मूवी की देखने की बात कर रहे हो, ठीक है, मूवी देखने की बात कर रहे हो और टीवी देखने की बात कर रहे हो, मूवी देखने की बात कर रहे हो, टीवी के अंदर कुछ और देखने की आप बात कर रहे हो, तो उस केस में जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सी नहीं वॉच का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम नॉर्मली कुछ देखने की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो कि आपने एक इंसान को देखने की बात की कि आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर, वहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है, मैंने उसको देखा है, मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, वो कोई एक्शन तो मतलब वो चल तो नहीं रहा है, मोशन में तो नहीं है ना, बस एक खड़ा हुआ है, आपने उसको देखा। ठीक है, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, मैं ये आप लोग क्लास ले रहे हो, मैंने आपको देखा। अब लेकिन वहीं पर जब हम कोई चीज चल रही है और उसको जनरली देखने की बात करते हैं, स्पेशली टीवी, मूवी, पिक्चर, है ना, कुछ भी अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं सीरियल देख रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ, तो उसके लिए जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सी नहीं वॉच का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम मूवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, टीवी देखने के लिए वॉच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप वॉच एक ऐसी वर्ब है जिसको हम आईएनजी में लिख सकते हैं, सी को नहीं लिख सकते, वॉच को लिख सकते हैं, क्योंकि वो चीज चल रही है। वॉच का मतलब देखिए क्या होता है, वॉच का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, आप ऐसे ऐसे करके देख रहे हो, समझ रहे हो। तो वॉच, वॉच एक ऐसी वर्ब है जिसको आईएनजी में लिखा जा सकता है, बट सी को हम आईएनजी में नहीं लिख सकते। तो इज सीइंग की जगह आप यहाँ पे इज वॉचिंग लिख दीजिए, कि मूवी के लिए आपको वॉच लगाना है, ही इज वॉचिंग दिस मूवी, वो ये मूवी देख रहा है। ठीक है, तो जब आप किसी चलते हुए काम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब उसको हम आईएनजी में लिख सकते हैं, तो वॉच आईएनजी में लिखा जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे ही इज वॉचिंग दिस मूवी, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेंगी। या चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अब आपको एग्जाम्पल मिला, सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग, मैंने बोला कि ये वाला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये एकदम ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, सीइंग बिलीविंग इज द करेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज नहीं लगता, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तब हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो अलग चीज होती है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। वैसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नॉर्मल होता है, एक्टिव वॉइस होती है, उसमें हम इज का यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये तो हमने कॉन्टिन्यूस ही बना दिया ना, ये कॉन्टिन्यूस ही बन गया, क्योंकि वॉच को हम आईएनजी में लिख सकते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, चलो, सीइंग इज बिलीविंग मैंने बोला ठीक है। अब आप कहोगी मैम आपने अभी कहा कि सीइंग, सीइंग यहाँ पे लिखा हुआ है और सी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, सी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, तो फिर मैम ये सेंटेंस सही कैसे हो गया, आपने बोला कि सी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा और अब ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसे ठीक हो गया फिर, तो यहाँ पे देखिएगा, सीइंग इज बिलीविंग सही कैसे है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का
सब्जेक्ट होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो तो या तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा। इस बात को आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। इस केस में जो सीइंग है वो सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका सीइंग है वो आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो इस केस में जो आपका सीइंग है, और ध्यान रखिएगा वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म, अभी हम आगे पढ़ेंगे, काफी टेक्निकल है, वर्ब जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म जिसको हम नाउन की तरह से यूज करें उसको हम जिरंड कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर बिल्कुल टेक्निकली लिखूं तो ये सीइंग यहाँ पे क्या है, सीइंग आपका यहाँ पे जिरंड है। जिरंड क्या होता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये जिरंड कहाँ से आ गया है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम वर्ब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि व्हाट इज जिरंड, ये आया कहाँ से, क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए बस आप ये याद रखेंगे, भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, और वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म, वर्ब में हम आईएनजी जोड़ दें, ठीक है, और वो कैसे काम करे, वर्ब की तरह काम ना करके वो नाउन की तरह से काम कर रही है, ठीक है। देखो वर्ब तो नहीं है, ये वर्ब की तरह से काम तो नहीं कर रही, तो वर्ब में जब हमने आईएनजी जोड़ा वो काम कैसे कर रही है, नाउन की तरह से कर रही है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम जिरंड कहते हैं, ठीक है। मतलब वो नाउन जो वर्ब से बना है, ठीक है, उसको हम जिरंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जिरंड हो गया, ये भी जिरंड है। बिलीव भी ऐसी वर्ब है जिसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये भी जिरंड है, ये भी जिरंड है, इसीलिए दोनों आईएनजी फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, प्रदीप प्रदीप पूछ रहे थे कि मैम बिलीव में बिलीविंग नहीं होगा, बिलीविंग भी ठीक है, सीइंग भी ठीक है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे जिरंड का काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए। आई एम थिंकिंग दैट यू आर राइट, आई एम थिंकिंग दैट यू आर राइट, ये दोनों तरीके से मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ आ सके, ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस जब हम पीपीटी से पढ़ाते हैं, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जब हम पीपीटी से पढ़ाते हैं और जब हम नॉर्मल लिख के पढ़ाते हैं, ताकि आपको उसका डिफरेंस समझ आ सके। तो इस चैप्टर को हमने कोशिश की है ऐसे करने की, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज स्ट्रक्चर्स वगैरह भी हैं। बाकी जो हम चीज़ें करेंगे वो सारी हैंड रिटन में करेंगे, और फिर आपको डिफरेंस समझ आएगा कि कैसे दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है। आई एम थिंकिंग दैट यू आर राइट, अब ये थोड़ी बोलोगे कि यार मैं सोच रहा हूँ कि तुम सही हो, है ना भाई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो लगता है, नहीं लगता तो नहीं लगता। तो सोच रहा हूँ ये कोई एक्शन तो नहीं है ना, इसमें कुछ आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि भाई सोच रहा हूँ, किसी के बारे में सोच ही रहे हो कि वो सही है या नहीं है ना। आप बोलते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सही हो, आई थिंक यू आर राइट। हम ये तो बोलते हैं ना, आई थिंक यू आर राइट, मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम सही हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सही नहीं हो, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं। तो ये थिंकिंग जो है, आई एम थिंकिंग, सॉरी ऊपर वाला, आई एम थिंकिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे आप, आई थिंक दैट यू आर राइट, आई थिंक मुझे लगता है दैट यू आर राइट कि तुम सही हो। लेकिन वहीं पर अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करती हूँ, ठीक है, हाँ अनुज बिल्कुल, ठीक है, जब कोई काम, कोई एक्शन हो रहा है ना, कोई काम चल रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, सी और वॉच में क्या डिफरेंस है, सी मतलब नॉर्मली देखना, ठीक है, और वॉच मतलब किसी चलती हुई चीज को देखना, आप ध्यान लगा रहे हो उस पे, है ना, उसको वॉच कहते हैं। चलिए ध्यान देखिए, यहाँ से ध्यान, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आई एम थिंकिंग टू ज्वाइन रैंकर्स गुरुकुल, मैं सोच रहा हूँ कि रैंकर्स गुरुकुल ज्वाइन कर लूँ। अब देखिए जहाँ पे थिंक का मतलब प्लान से निकल के आएगा, देखो बहुत सारी वर्ब्स आपने पीछे पढ़ी, आपने देखा कि वो सारी की सारी वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकती, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, वो सारी की सारी वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकती। लेकिन आपको बिल्कुल इस तरीके से रटना नहीं है कि जितनी भी वर्ब्स मैं आपने पीछे लिखवाई हैं ये सब की सब आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकती, डेफिनेटली नहीं आ सकती। अगर जो जो इनका मीनिंग है, अगर ये उसी वे में काम कर रही हैं, तो जैसे थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना होता है, अगर सोचने की ही सेंस है तो ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आए, ठीक है। लेकिन अगर ये इन्होंने अपना रूप बदल लिया, ये कुछ और कहने की कोशिश करें, तो उस केस में आप इनके साथ आईएनजी लगा सकते हैं, अगर ये कुछ और कहने की बात कर रही है, कुछ और कहने की सेंस में यूज कर रही है। जैसे यहाँ पे सोचने की सेंस में यूज करती है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि तुम सही हो,
लेकिन इस केस में वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब जब थिंक का मतलब प्लान से निकल के आए, जब थिंक का मतलब, वो आगे जो मैं लिखवा रही हूँ ना, ये थिंक का मतलब टू प्लान, ये आगे आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, ये पूरा मैंने आगे नोट्स बना रखे हैं आपके लिए। तो जब थिंक का मतलब टू प्लान है, तो उस केस में आप थिंक के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, थिंक के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, लिख लेना। बाकी आगे लिखा मिलेगा आपको ये, ठीक है, अभी आगे सारी चीजें लिखी मिलेंगी, यहाँ भी लिख लो, अभी आगे भी मिलेंगी। जब थिंक का मतलब टू प्लान होता है, थिंक का मतलब कुछ प्लानिंग करने से होता है कि यार आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप रैंकर्स गुरुकुल ज्वाइन करें, आप केडी कैंपस ज्वाइन करें, आप ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, आप फला इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। तो आप प्लान कर रहे हो, तो को एनालाइज कर रहे हो और प्लान कर रहे हो कि यार मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि शायद मैं रैंकर्स गुरुकुल ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, इधर उधर से चीज़ों को पता करके ये वो करके कहीं ना कहीं आप उस पर काम कर रहे हो। तो जब थिंक का मतलब प्लान से निकल के आए, ठीक है, तो उस केस में हम उसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। इसलिए जो ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। आई एम थिंकिंग ज्वाइन रैंकर्स गुरुकुल, मतलब मैं रैंकर्स गुरुकुल ज्वाइन करने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल चीज़ों को रटना नहीं है कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, सिचुएशन बताएगी कि कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो आप इसके लिए यहाँ पे नीचे ही लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये ठीक क्यों है। इसी के नीचे लिख लीजिए, थिंकिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, थिंकिंग का मतलब यहाँ पर प्लानिंग से है, ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम ये जो सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे ही तो आएगा, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस आ गया, बच्चा सोचेगा कि मैम थिंक में तो आईएनजी नहीं लगाते, तो वो क्या करेगा, इस पार्ट में एरर मार्क करके आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन, तो वो इस पार्ट में एरर मार्क करके आ जाएगा जबकि इसमें नो एरर है, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस आपके सामने आया तो आपको यहाँ पे आई एम थिंकिंग की जगह थिंक करना है, ये एरर ही तो निकाल रही हूँ, ठीक है। अब बच्चा सोचेगा कि मैम सी तो आईएनजी नहीं आता तो उसमें यहाँ पे एरर मार्क करके आ जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को पता है कि नहीं यहाँ पे ये वर्ब का नहीं, ये जिरंड बन रही है यहाँ पे, वो नो एरर लगा के आएगा। यहीं से तो क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ पे कौन सी वर्ब किस तरीके से काम कर रही है। अगर वो वाकई में वर्ब का काम कर रही है, अपने ही सेंस में हो रही है, तो उस केस में आप आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक है। यही चीज समझने की है। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े एक बार, आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज बिलीविंग मी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बिलीव वर्ब का ही काम कर रही है और मैंने आपको बताया कि बिलीव विश्वास करना, तो विश्वास करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्शन में आए आ सकती है, ठीक है। तो विश्वास करना बिलीव एक ऐसी वर्ब है जिसको हम आईएनजी देख सकते हैं। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो लिखा था, लेकिन बताया ना कि यहाँ पे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये तो नाउन या प्रोनाउन, वो नाउन की, वो नाउन जो वर्ब से बना है, वर्ब की वो फॉर्म तो नाउन बना रही है, उसको हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। तो यहाँ पे ये जिरंड का काम कर रहा है, ये भी जिरंड है और ये भी जिरंड है, इसीलिए वहाँ पे आईएनजी लगा दिया। बट इस केस में ये वर्ब है, और सोचना को हम आईएनजी, बिलीव करना विश्वास करना को हम आईएनजी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगा ही बिलीव, ठीक है। बिलीव समझ आया, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस लगेगा, तो ही बिलीव्स हो जाए, ही बिलीव। अब देखो, द मून इज अपियरिंग इन द स्काई, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है आपके पास, ही इज अपियरिंग हिज बुक, मून इज अपियरिंग इन द स्काई और ही इज अपियरिंग हिज बुक। अब यहाँ पे एक चीज बहुत समझने की है, ठीक है। देखो, आ, यहाँ पे समझने का क्या है, अपीयर का मतलब क्या होता है, दिखना, ठीक है। जब हम नॉर्मल अपीयर को अपीयर की सेंस में ही लेंगे कि जैसे मून की मून होता है वो कहाँ दिखता है, स्काई में दिखता है, ठीक है। तो मून इज अपियरिंग इन द स्काई नहीं, अपीयर्स इन द स्काई। तो यहाँ पे अपीयर आईएनजी आता आ सकता। पीछे आपको वर्ब्स लिखवाई थी उसमें अपीयर भी था, ठीक है, देखो ये रहा, सम अदर वर्ब्स, आपका अपीयर भी था कि इसको आईएनजी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मून इज अपीयरिंग इन द स्काई नहीं होगा, मून आकाश में दिखता है, अपीयर को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। बट वहीं पे मैं अगर बात करूँ 12th सेंटेंस की, तो ही इज अपीयरिंग हिज बुक, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये बहुत
ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेंस का, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सी चीज़ें किस तरीके से हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ही इज़ अपियरिंग हिज बुक, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपियरिंग का मतलब दिखने से नहीं है, देखने से नहीं है। यहाँ पे अपियर का मतलब किससे है? यहाँ पे अपियर का मतलब है पब्लिश करने से। ही इज अपियरिंग हिज बुक मतलब वो अपनी बुक पब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। आप नीचे लिख लीजिए इसके कि अपियर का मतलब यहाँ पे दूसरी सेंस में यूज किया गया है, पब्लिश की सेंस में। अपियर का मतलब पब्लिश भी होता है। ही इज अपियरिंग हिज बुक मतलब वो अपनी बुक पब्लिश कर रहा है। ठीक है, पब्लिश की सेंस में जब यूज किया जा रहा है तो उस केस में आप आईएनजी लगा सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, आगे मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी बना के। इफ द मीनिंग ऑफ थिंक, मैंने बोला था ना आगे लिखा मिलेगा, जो आपने पीछे लिखा है ना वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगर हम थिंक की बात करें पहले, ठीक है, तो इफ द मीनिंग ऑफ थिंक, अगर थिंक का मतलब क्या होता है? टू प्लान से होता है। एक तो थिंक का मतलब सोचने से हो गया, ठीक है। अगर थिंक का मतलब प्लान से होता है, टू प्लान, तो उस केस में वी कैन यूज आईएनजी विद दिस। हम उस केस में आईएनजी उसके साथ लगा सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। वो वहां भी आप लिख सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं। पीडीएफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब तक मिला नहीं है, आगे भी मिलेगा, डोंट वरी। अब हम अपीयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब टू कम इन फ्रंट ऑफ, एकदम से किसी के सामने आ जाना, अगर उस सेंस में अपीयर लिखा गया है तो तब हम उसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं जहाँ पे हम आईएनजी लगा सकते हैं अपीयर के साथ। अपीयर का नॉर्मल सेंस मतलब दिखना, अपीयर होना, है ना, तो उस केस में नहीं लगाओगे। लेकिन अगर ये सेंस आ रही होंगी तो आप आईएनजी लगा सकते हैं अपीयर के साथ। जैसे टू कम इन फ्रंट ऑफ, किसी के सामने आ जाना, ठीक है, तो या फिर टू कम इन फ्रंट ऑफ सडनली, अचानक से किसी के सामने आ जाना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और एकदम से कोई आपके सामने आ गया। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे अपीयर के साथ आईएनजी लगा सकते हो। अब मैंने बताया ना, एग्जाम की अगर बात होगी, पब्लिश तो मैं आपको ऑलरेडी कराई चुकी हूँ, ठीक है। पब्लिश करने की कुछ बात होगी, जैसे मैंने बोला कि ही इज अपियरिंग हिज बुक, अपीयर का मतलब वहां पे क्या निकल के आ रहा है? पब्लिश से निकल के आ रहा है। तो अगर ये चारों सेंस आपको चारों सेंस में से कोई सेंस अपीयर को लेके निकल रही है तो वहां पे आईएनजी सही होगा, अगर अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम की बात हो रही है, जैसे मैं कह दूं कि यू आर अपियरिंग इन द एग्जाम, तो अपीयर का मतलब वहां पे दिखने से थोड़ी है। ठीक है, अपीयर का मतलब वहां पे यू आर अपियरिंग इन द एग्जाम मतलब आप वहां पे एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, पार्टिसिपेट करने की बात हो रही है। तो एग्जाम की सेंस में अगर अपीयर लगा रहे हो तो भी आईएनजी लगा सकते हो। तो ये लिखा हुआ है, नोट्स आपके पास है, आप अपना वहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात है? पब्लिश की बात है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अपीयर को लेके पूरा क्लियर करेंगे अच्छे से, ठीक है, कहाँ पे क्यों लगाया। अब देखिए, वी आर अपीयरिंग इन द एग्जाम, तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयर के साथ आईएनजी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एग्जाम की, और जब बात एग्जाम में अपीयर होने की है तो उस केस में हम आईएनजी वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब नेक्स्ट देखिए, इट इज अपियरिंग दैट वी विल गो, ऐसा लग रहा है कि हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको अपीयर मतलब लगना, होना, उस सेंस में अगर यूज होता है तो हम आईएनजी नहीं लगाते। तो सीधी सी बात है, इट इज अपियरिंग, अपियरिंग ना लगा के आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? अपीयर्स लगाएंगे, क्योंकि ना तो कोई पब्लिश की बात हो रही है, ना ही एग्जाम की बात हो रही है, ना ही सामने आने की बात हो रही है, और ना ही टू कम इन फ्रंट ऑफ सडनली, अचानक से सामने आने की बात हो रही है। ये तो नॉर्मल वाला अपीयर है जो एक्चुअल सेंसेस की होती है, कि भाई ऐसा लगता है कि हम जाएंगे। ठीक है, तो इट अपीयर्स दैट वी विल गो, इट इज अपियरिंग, अपियरिंग नहीं, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लगता है बस। ठीक है, तो इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि दैट वी विल गो, हम जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इज अपियरिंग को हटा के अपीयर्स करना होगा। ठीक है, ही इज स्मेलिंग अ रोज, अब आपको पीछे वर्ब लिखवाई थी स्मेल, है ना, जितनी भी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है, स्मेल, टेस्ट, है ना, कुछ भी फील हो गया, तो इन सब के साथ हम क्या करते हैं? आईएनजी नहीं लगाते। लेकिन आपके पास स्मेल को लेके दो कंडीशंस यहाँ पर रहेंगी, कि अगर आप कोई अच्छी चीज सूंघ रहे हो, ठीक है, तो उसमें आईएनजी लगा सकते हो, और अगर कोई बुरी चीज है तो उसमें आप आईएनजी नहीं लगाओगे स्मेल के साथ। ये भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए, स्मेल का केस अगर होगा, तो अगर गुड, गुड मतलब अगर अच्छी चीजें होंगी तो आप आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप आईएनजी लगा सकते हैं।
और अगर बुरी चीजों को बात होगी सूंघने की तो उस केस में आप आईएनजी नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल अभी लिखा है वहां पे, ठीक है, वहां पे मैंने लिखा हुआ है आपके पास। अभी इसको दोबारा स्लाइड को खोल देंगे आपके नोट करने के लिए, ठीक है, दोबारा से खोल देंगे नोट। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज स्मेलिंग अ रोज। कई बार क्या होता है कि आप रोज की खुशबू कितनी अच्छी होती है, गुड स्मेल है ना, अच्छी अच्छी खुशबू है, तो आप रोज को जब आपको सूंघना होता है तो अच्छी लगती है, तो हम क्या करते हैं, रोज को कई बार नोज पे रख के भी ऐसे, मतलब हमने कुछ एक्शन किया क्योंकि वो हमें अच्छा लगा, ठीक है। तो अच्छी चीजों में आप एक्शन कर सकते हो स्मेल की केस में, पर बुरी चीजों में तो करना ही पसंद नहीं करोगे। अब एक एक बात समझो कि अगर मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ है, आप रास्ते से जा रहे हो और गंदा चूहा है, मरा हुआ चूहा है, कोई भी कुछ ऐसा गंदी चीज पड़ी हुई है, तो क्या आप उसको भी देख के ऐसे करोगे? नहीं करोगे ना, आप तो नाक ही बंद कर लोगे, एक्शन करना पसंद ही नहीं करोगे, सूंघोगे ही नहीं उसको, है ना। क्यों सूंघोगे? गंदी चीजों को तो हम अवॉइड करते हैं कि कैसे भी और सांस रोक के अपना निकल जाए, है ना, स्मेल नहीं करेंगे उसको हम। तो जो अच्छी चीजों की बात होगी, जब मैन वी आर टॉकिंग अबाउट गुड थिंग्स लाइक रोज, है ना, कोई भी फ्लावर दे दिया या कुछ और दे दिया, तो उस केस में हम स्मेल के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। बट अगर बुरी चीजों की बात होगी, चूहे को तो आप नहीं सूंघोगे, है ना, अगर मरा हुआ चूहा है तो उसको तो नहीं सूंघोगे, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। ही इज स्मेलिंग अ डेड रेट नहीं होगा, ही इज स्मेलिंग अ रोज हो सकता है। क्लियर है बात सबको? ठीक है, क्लियर है बात सबको? ही इज स्मेलिंग अ रोज हो सकता है, बट ही इज स्मेलिंग अ डेड रेट नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। फिर आपने वर्ब पढ़ी पीछे कि हियर के साथ भी हम क्या करते हैं, आईएनजी। आप पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कीजिए, जल्दी से कीजिए, इस स्लाइड को फटाफट से कॉपी कीजिए। ये तो आपने कर लिया था ना कॉपी, ठीक है, इसको और इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। लिख लिया ये? चलो, अब ये ऊपर वाला सेंटेंस लिखना, बस ये दोनों मत लिखना, ठीक है, अभी ये दोनों सेंटेंसेस मत लिखना, सिर्फ यहाँ तक लिखना, ठीक है। पीछे का नोट कर लिया, ये वाला लिख लिया, अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक लिखना, ही इज स्मेलिंग अ डेड रेड। ये दो सेंटेंस अभी मत लिखना, क्योंकि इस सेंटेंस को लिखने के बाद पहले हम वो दो पॉइंट्स नोट करेंगे, अपीयर और स्मेल वाले, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बच्चा ये सेंटेंस तो देखो गलत है, मैंने बोला कि ये सही है, स्मेलिंग अ रोज, बट ये नहीं हो सकता, ही स्मेलिंग अ डेड रेड, है ना। तो फिर सही क्या होगा? वही स्मेल के साथ इस केस में आईएनजी नहीं आ सकता, है ना, तो इसलिए यहाँ पे इज आईएनजी पॉसिबल नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अभी निष्ठा बोल रही है कि हो गया नोट, नोट कर लिया, ठीक है, ठीक है, ओके। आईएनजी फॉर्म में आप उसको नहीं लिख सकते, हाँ डेफिनेटली। भाई अगर इसको आईएनजी को हटाओगे तो इस को भी तो हटाओगे ना, दोनों को हटा के खाली स्मेल्स आ जाएगा, ठीक है, दोनों को हटा के स्मेल्स आ जाएगा, दोनों को हटाओगे ना, इज क्यों लगा रहने दोगे, इज स्मेल्स थोड़ी ना कुछ होता है। नितेश, सूंघने की चीज भी तो होनी चाहिए ना, जैसे रोज है, रोज सूंघने की चीज है ना, तो वो चूहा चूहा है, सूंघने की चीज ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, मैं कह सकती हूँ मैं बस मार्कर को सूंघ लूं, बट ये सूंघने की चीज भी तो होनी चाहिए ना। वाइन है, वाइन को सूंघने की मतलब चीज ही नहीं है, अब ऑटोमेटिकली कुछ ठीक ही आ रहा है, कोई इसमें ऐसे तो सूंघेगा नहीं, है ना, तो सूंघने की चीज भी होनी चाहिए, ठीक है नीतीश। चलिए, इस
सेंटेंस को नोट करने के बाद आप पहले ये पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है, अपीयर और स्मेल वाला। अपीयर के साथ अगर ये पॉइंट्स हैं तो आप वहाँ पे आईएनजी लगा सकते हैं। स्मेल अगर अच्छी चीज़ों की बात है तो लगाएंगे, बुरी चीज़ों की बात है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है बात? चलिए, तो फटाफट से नोट कीजिए इसके बाद। मोहम्मद कैफ, स्मेल के साथ इज नहीं लगाओगे ना, ठीक है? इज स्मेल कुछ नहीं होता, इज के साथ कभी आपने कौन सा टेंस है मुझे ये बताओ, ये कौन से टेंस में मैंने आपको पढ़ाया है इस तरीके से लिखना इज स्मेल? ना तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया मैंने आपको, ना ही मैंने ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ाया, और दो ही टेंस अभी हमने करे हैं, तो ये कहाँ से आ गया? ठीक है, तो कुछ होता ही नहीं है। इज के बाद तो आईएनजी लगेगी, ठीक है, या फिर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है तो फिर हम वहाँ पे एस या ई एस लगाते हैं। क्लियर है? चलेगा। वी आर हियरिंग दिस न्यूज, तो ये भी आपको बताया कि हियर आपका आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकता, सेंटेंस हो जाएगा गलत। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वी हर्ड दिस न्यूज, मैंने ये न्यूज सुनी, वी हर्ड दिस न्यूज, मैंने ये न्यूज सुनी, बट वी आर हियरिंग दिस न्यूज नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप ये बोल सकते हैं वी हैव हर्ड दिस न्यूज, वी हर्ड दिस न्यूज, है ना? लेकिन इज हियरिंग, आर हियरिंग पॉसिबल नहीं है, आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं है, सेंटेंस गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये सेंटेंस सही है। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख रहे हो आप, इसमें हियर जो होता है वो सुनने की सेंस में यूज किया जा रहा था, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में सुनने की सेंस नहीं है, सुनवाई। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस है, दोनों की मीनिंग में डिफरेंस है। पहले सेंटेंस में सुनने की सेंस, दूसरे में सुनवाई। भाई जो जज है वो केस की सुनवाई कर रहा है। जज इज हियरिंग द केस मतलब जैसे जज सुनवाई करता है ना, तो वो चीज बोली जा रही है। तो इस केस पे जब हम जज की केस की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट इसके बाद नोट करना है। व्हेन अ हियर को लेके हियर हेडिंग डालनी है, और फिर नीचे नोट करना है व्हेन अ मैटर इज गोइंग ऑन इन कोर्ट, जब मामला कोर्ट में चल रहा हो। ठीक है, जब बात कोर्ट की हो, मामला कोर्ट में चल रहा हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आईएनजी हियर के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, जब इस वो दो एग्जांपल्स नोट करने के बाद ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, पहले ये दो एग्जांपल्स नोट करेंगे। ठीक है, पहले ये दो एग्जांपल्स नोट कीजिए। वी आर हियरिंग दिस न्यूज, नॉर्मल सेंस में बात होगी, सुनने की बात होगी तो आईएनजी नहीं आएगा, बट अगर मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, अगर कोर्ट की बात हो रही है तो उस केस में आप आईएनजी लगा सकते हैं। द जज इज हियरिंग द केस, ये सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है भाई, कोई समस्या? दोनों सेंटेंस ये लिखिए, और उसके बाद फिर ये पॉइंट आपको इसके बाद नोट करना है। ठीक है, ये पॉइंट, इतना पॉइंट सिर्फ नोट कीजिए, ये मत नोट करना साथ में। अभी ये नोट नहीं करना है, मैं एग्जाम्पल्स के हिसाब से उनको नोट कराऊंगी, एग्जाम्पल्स के नीचे नीचे, जहाँ जहाँ जो एग्जाम्पल्स आएंगे उनके नीचे ही आपको पॉइंट्स नोट करने हैं। ठीक है, जैसे हियर से रिलेटेड एग्जाम्पल किया तो सिर्फ हियर वाला पॉइंट नोट करो, जब हम फील से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसको फील के नीचे नोट करेंगे। ठीक है ना? तो ये सिर्फ ये नोट करो इतना। ठीक है,
देख लिया? अब देखिए, हम यहाँ तक कर चुके हैं। एटीन तक कर चुके हैं, ठीक है। टाइम, चलिए 18 तक कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल 19 से कल शुरू करेंगे। और फिर हमारा कल प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस थोड़ा लंबा है, क्योंकि लंबा था ये, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में जो ये वर्ब वाला पॉइंट है ये थोड़ा समझाने का होता है, ठीक है। कल सभी लोग 11 बजे लाइव आएंगे, मैं भी पूरे 11 बजे लाइव आऊंगी, तो सब चीज़ें अब रिजॉल्व हो चुकी है, ठीक हो चुकी है। टाइम पे क्लास स्टार्ट करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, और कल प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस खत्म करके दूसरा टेंस शुरू भी कर देंगे, ठीक है। दूसरा टेंस से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग यहाँ पे टाइम से आएंगे। और कल आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 जो है, एग्जाम्पल नंबर 19, इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको क्यों कराए जा रहे हैं? देखिए, मैं चाहती तो 2 4 एग्जाम्पल करा के समझा के खत्म कर सकती थी। 21 एग्जाम्पल्स, ठीक है। अभी आगे और भी हैं, और फिर हम हैव को लेके अलग से करेंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको इसीलिए कराए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 6 वर्ब वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और 2 4 एग्जाम्पल्स करा के भी मैं इसको खत्म कर सकती थी कि भाई ठीक है, वर्ब याद कर लो, कहीं भी नजर आएंगे तो देख लेना अपने आप, ठीक है। लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल्स इसलिए कराए गए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, उनको अलग से उठा के कराया गया है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो मेरी क्लास में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज़ आपकी लंबी चली जाए, है ना, क्लासेस ज़्यादा होंगी, क्योंकि मैं चीज़ों को तरीके से कराने में पसंद बिलीव करती हूँ। ये नहीं कि छुड़वा दिया, कोई चीज़ करनी है तो वो करनी है, सही तरीके से की जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। नीतीश पूछ रहे हैं कि मैम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या होती है? भूल जाइए, कुछ भी नहीं याद रखना है आपको। अभी एक्टिव वॉइस फिर भी समझने के लिए चैप्टर है पूरा, कराएंगे उसको। एक्टिव वॉइस मतलब हम कोई बात नॉर्मल कह रहे हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस मतलब उसी चीज को घुमा के कह रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं खाना खाती हूँ, है ना, ये एक्टिव वॉइस है। मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही समझिए, ठीक है। वह पढ़ाती है, उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये चीज है। उसी चीज को हमने घुमा के बोल दिया। तो वो हम पूरा का पूरा चैप्टर उसको बाद में करेंगे। किसी और को कोई कुछ प्रॉब्लम? अब मोहम्मद क्या पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा जिरंड है? आपको बताया तो है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन या प्रोनाउन होता है। आप जब बताती हो ना, आप ध्यान से नहीं सुनते हो, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अगर ध्यान से सुनोगे तो एक बार में ही समझ आ जाएगा। इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो इतनी बात तो क्लियर है कि वर्ब तो ये है नहीं, ठीक है, वर्ब तो ये है नहीं। तो या तो ये नाउन है या ये प्रोनाउन है। और अगर ये नाउन प्रोनाउन ये है नहीं, ठीक है, और अगर ये नाउन है, तो नाउन आईएनजी फॉर्म में अगर है तो उसको हम जिरंड कहते हैं, बात खत्म, ठीक है। बाकी जिरंड क्या होता है मैंने बताया ना कि बाद में पढ़ेंगे। जिरंड वो होता है वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म जिसको हम नाउन की तरह से यूज कर रहे हैं, उसको हम जिरंड कहते हैं, ठीक है। तो ये नाउन है, और ये आप देख पा रहे हो कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और आपको पता है कि नाउन ही है क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और अगर ये नाउन है और वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको जिरंड कह दिया। टेक्निकल नेम है इसका जिरंड। जिरंड पढ़ेंगे वर्ब के अंदर, वो भी वर्ब एडवांस के अंदर, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? चलो भाई, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।